हेलो एवरीवन। इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे हियरसे एविडेंस की। हियरसे एविडेंस को लेकर के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेंस में भी ये शॉर्ट नोट्स में आता है कि हियरसे एविडेंस क्या होता है, क्या ये एडमिसिबल होता है या नहीं होता है, इसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि इसको कब मतलब इसको माना जाएगा कि हियर से जो एविडेंस है वो वैलिड है, कब वो नहीं वैलिड है, उसको किस किस ओपिनियन पे क्या जो कोर्ट का ओपिनियन क्या है हियर से एविडेंस को लेकर के, तो कोर्ट का ओपिनियन क्या है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज हियर से एविडेंस में। तो हियर से एविडेंस क्या होता है, तो हियर से एविडेंस जो है, हियर से जो है वो दो वर्ड से मिला है। एक तो है हियर प्लस से, तो हियर इसको मिलके बना हियर से। हियर से का मतलब होता है कि ऐसी बात जो किसी ने कही और किसी और ने सुनी। तो इसको हम हिंदी में नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं सुनी सुनाई बात, सुनी सुनाई बात। कोर्ट में मेनली क्या होता है कि हियर से एविडेंस को कोई एविडेंस, प्रॉपर एविडेंस नहीं माना जाता है। प्रॉपर एविडेंस इसको नहीं माना जाता है हियर से एविडेंस को, क्योंकि ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता। तो एज पर अगर हम देखें, अगर इंडियन एविडेंस के अकॉर्डिंग क्या है, तो एज इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस के अकॉर्डिंग क्या है, तो हियर से एविडेंस जो है वो कोई एविडेंस नहीं होता, वो एक नो एविडेंस होता है। तो अब रीजन क्या है, रीजन है कि ये डायरेक्ट नहीं होता। तो ये डायरेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट एविडेंस का मतलब कि जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 60 एविडेंस एक्ट का, तो वहाँ पे ये बात की गई है, वहाँ पे ओरल एविडेंस से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं कि ओरल एविडेंस क्या होता है। मेनली हियर से एविडेंस का क्या, कोई डॉक्यूमेंट में तो होता नहीं है ये, ऐसा हियर से एविडेंस हमेशा ओरल फॉर्म में होता है। ये कोई पर्सन आके ओरली देता है। तो ओरल एविडेंस को लेकर के जो बात की गई है वो 59 और 60 में की गई है। तो 60 सेक्शन 60 बात करता है हियर से एविडेंस, वो सीधे ओरल एविडेंस के बारे में बात करता है और कहता है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। तो ओरल एविडेंस जो होता है वो हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। बट हियर से एविडेंस जो होता है वो एक डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है। डायरेक्ट एविडेंस का मीन्स आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो एग्जाम्पल में कि एक पर्सन ए है और ए जो है वो बी का मर्डर करता है, मान लीजिए। तो ए बी का मर्डर कर रहा है और वहाँ पे एक पर्सन सी है, वो देख लेता है कि ए ने बी का मर्डर किया। तो ये एक डायरेक्ट एविडेंस है, ये एक डायरेक्ट। बट हियर से के कंडीशन में क्या होगा कि सी ने देखा, अब सी जा करके किसी पर्सन डी से कहता है यार मैंने देखा कि ए ने बी को जान से मार दिया। अब डी का जो स्टेटमेंट होगा, डी जो कोर्ट में अगर आके कहता है, तो वो हियर से एविडेंस होगा, वो एक हियर से एविडेंस होगा। तो हियर से एविडेंस जो होगा वो जनरली क्या होता है, जनरली जो है वो हियर से एविडेंस को एडमिट करती है। ये ऐसे एविडेंस है जो एडमिसिबल नहीं होते, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, के साथ साथ इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब ये एक्सेप्शंस के केसेस में क्या होता है कि जो हियरसे एविडेंस है, भले ही वो हियरसे एविडेंस है, लाइक हियरसे एविडेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड हैंड एविडेंस भी बोलते हैं, सेकेंड हैंड एविडेंस। तो हियरसे एविडेंस जो होता है वो एक सेकेंड हैंड एविडेंस होता है। अब सेकेंड हैंड एविडेंस के बाद भी इसके कुछ एक्सेप्शंस है, इस एक्सेप्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसके एक्सेप्शंस क्या हैं। प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और मेंस में आपको ये एक्सेप्शंस बताने पड़ेंगे। तो इसके मेनली 5 एक्सेप्शंस हैं। पहला क्या है, पहला है रेस जेस्टे। हम लोगों ने रेस जेस्टे पढ़ लिया है, सेक्शन 6 में आता है, तो ये इसका एक एक्सेप्शन है। दूसरा क्या एक्सेप्शन है, वो है एडमिशन। तो एडमिशन भी रेस जेस्टे का, अरे सॉरी, हियरसे एविडेंस का एक एक्सेप्शन। अब एडमिशन कहाँ से आता है, 17 से लेकर के 23 तक के जो भी प्रोविजंस हैं वो एडमिशन से डील करते हैं। थर्ड इसका क्या एक्सेप्शन है, थर्ड है इसका एक्सेप्शन कॉन्फेशन।
तो कॉन्फेशन जो है वो भी एक टाइप का एडमिशन ही होता है। तो कॉन्फेशन जो है वो 24 से लेकर के 30 तक के में प्रोविजन दिए गए हैं। ये भी एक्सेप्शन है रूल ऑफ हियरसे एविडेंस का। फोर्थ है डाइंग डिक्लेरेशन। इसकी बात की गई है सेक्शन 32 में। तो डाइंग डिक्लेरेशन के केस में भी जो एक हियरसे एविडेंस है वो एडमिसिबल हो जाता है। और फिफ्थ कहता है एविडेंस गिवन इन फॉर्मल प्रोसीडिंग। तो एविडेंस गिवन इन फॉर्मल प्रोसीडिंग ये भी रेलेवेंट होते हैं। मेनली शायद ये सेक्शन 157 में दिए गए हैं, आप इसको एक बार कंफर्म कर लेना। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो आप 157 एविडेंस एक्ट को आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो एविडेंस जो है अगर फॉर्मल प्रोसीडिंग में दिए गए हैं कोई, अगर वो भी एक हियरसे एविडेंस के में आते हैं तो उसको भी एक्सेप्शन में डाल दिया गया है। और इन पांचों केस में अगर कोई एविडेंस आता है, इन पांचों केस में एविडेंस अगर आता है तो वो एविडेंस एडमिसिबल होगा। बट कोर्ट क्या करेगी, इसकी एडमिसिबल करने से पहले कोर्ट इसका कोरोबोरेशन जरूर करेगी। मतलब कोरोबोरेशन करना मस्ट है, बिना कोरोबोरेशन ऐसे एविडेंस को एडमिसिबल नहीं किया जाता है। तो ये 157 ये करेक्ट है। आप इसको चेक, मैंने इसको चेक कर लिया, तो ये 157 करेक्ट है, 157 में है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि जो हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन है, क्या वो हियरसे एविडेंस का एक्सेप्शन है या नहीं है। तो मैंने जो अभी तक पढ़ा है, मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने बुक्स में भी देखा है कि ये एक्सेप्शन में नहीं आता है। ये नॉट एन एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन नहीं, क्योंकि मुझे ये टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं मिला है। गाइड बुक्स में कुछ जगहों पे इस चीज़ को एक्सेप्शन माना गया है, बट ये मेनली एक्सेप्शन में नहीं आता है। इसके पीछे जो लॉजिक है, जो कि बुक दिया गया है, लॉजिक ये है कि जो एक्सपर्ट का ओपिनियन होता है, तो एक्सपर्ट अपनी नॉलेज पे बेस्ड होके कोई ओपिनियन देता है, वो अपनी नॉलेज पे ओपिनियन देता है, ना कि उससे कहीं से कुछ सुना सुनाया मिलता है। लाइक कि अगर कोई पर्सन है, वो इंटरनेशनल लॉ का एक्सपर्ट है, अगर इंटरनेशनल लॉ पे हम एक्सपर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं, तो वो उस इंटरनेशनल लॉ को बुक्स में या अपनी थ्योरी में कहीं ना कहीं से उससे ये चीज़ें वो कंफर्म करके ही बोलेगा। या मेडिकल के केसेस में देख लें, तो मेडिकल के केसेस में चीज़ें एकदम श्योर हो जाती हैं, वो इक्विपमेंट, साइंटिफिक इक्विपमेंट से इन्वेंट होके निकलती हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं वो साइंटिफिकली एकदम प्रूव होते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आप इसको एक्सपर्ट ओपिनियन में, सॉरी, हियरसे एविडेंस को में नहीं डाल सकते कि ये एक सुनी सुनाई बात है, इसलिए इसको जो एक्सपर्ट ओपिनियन होता है उसको हियरसे एविडेंस में नहीं डालते। तो एज पर मी, जो हियरसे एविडेंस होता है, सॉरी, जो एक्सपर्ट ओपिनियन होता है, वो रूल ऑफ हियरसे में नहीं आता है, इसका एक्सेप्शन नहीं है। अब आप अगर चेक कर लेना इसको, अगर आपके बुक में या कहीं पे आपको मिलता है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा रूल ऑफ हियरसे एविडेंस को सेकेंड हैंड एविडेंस भी बोलते हैं। तो ये की जो एविडेंसी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और मेनली इसकी जो टेस्टिमनी होती है उसको प्रूव करना पड़ता है। अब अगर हम लोग बात करें कि एविडेंटरी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू क्या होती है हियरसे एविडेंस की, हियरसे एविडेंस की एविडेंटरी वैल्यू क्या होती है। तो अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी नो वैल्यू, इसको माना ही नहीं जाता एविडेंस। बट अगर ये एक्सेप्शंस के अंदर फॉल कर रहा है, लाइक कि हमारे पांचों एक्सेप्शन में अगर ये फॉल कर रहा है, तो उस केस में इसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी कि ये रेलेवेंट होगा, बट इसका कोरोबोरेशन है मस्ट है। आपको एज अ जज आपको इस
कभी भी जब भी आपको हियरसे एविडेंस मिलेगा तो आप उसको हमेशा कोरोबोरेट करके ही श्योर करेंगे कि ये चीज़ें सही हैं या नहीं हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक है हियरसे एविडेंस का। अब यहाँ पे जो चीज़ें डिफाइन की गई हैं, लाइक कि ये पांचों चीज़ें, तो सेक्शन 6 का ऑलरेडी ये कहा गया है कि सेक्शन 6 में होता क्या है कि जब एक पर्सन कोई चीज़ डायरेक्टली नहीं देखता बट उसके बीच में एक चैन बन जाती है, तो उस चैन के थ्रू उसको माना जाता है कि वो चीज़ें ज़रूर हुई हैं। तो इस चैन को किसी ने देखा नहीं है बट वो सुनी सुनाई एक प्रिजम्पशन है, एक सुनी सुनाई बात में आ जाता है, इसलिए वहाँ पे हियरसे एविडेंस को वैलिड किए हैं। एडमिशन, कॉन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन और एविडेंस इन फॉर्मल प्रोसीडिंग, जैसे जैसे हम इस टॉपिक को कवर करते जाएंगे उस टाइम पे हम एक्सेप्शन के टाइप उसी टाइम पे हम इसको हियरसे एविडेंस से कंपेयर करके भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये ऑल अबाउट हियरसे एविडेंस इतना कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो आप हमें इसी लाइव पे इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।